नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जब से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं, जिस तरीके से अपना पक्ष रखा है, उसके बाद से राजनीति का जो पारा है वो काफी जो है चढ़ गया है। पूरी सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। खास तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो है एक कहना चाहिए कि एक हड़कंप सा मचा हुआ है। अखिलेश यादव और कांग्रेस, आरएलडी, इन सब के अलावा अगर किसी की और की भी जो है नींदें उड़ गई हैं तो वो है भारतीय जनता पार्टी। कहीं ना कहीं उसमें भी खलबली जो है वो देखने को मिल रही है, एक बेचैनी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से बसपा ने अपने लिए जो है रास्ता खोल के रखा है, अपने लिए एक विकल्प जो है बचा के रखा है, ये वास्तव में सभी लोगों की नींदें उड़ा देने के लिए काफी है। इस पर जो है प्रोफेसर रविकांत ने अपने जो विचार रखे हैं, जो उन्होंने कहा है इस बारे में और क्या वो सोचते हैं, वो आपको आगे दिखाते हैं। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों नमस्कार। एक मुहावरा कहा जाता है कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, लेकिन ये भी हाथी तो जिंदा है। जैसे वो सलमान खान की फिल्म आई थी टाइगर अभी जिंदा है, वैसे ही उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती और मायावती के पार्टी के चिन्ह हाथी के बारे में भी आप कह सकते हैं कि हाथी तो अभी जिंदा है। उसकी क्या कीमत होगी? और जब भी मायावती बोलती हैं तो राजनीतिक गलियारों में अचानक कंपन होता है। बहुत नाप तौल पर बोलती हैं, हमेशा लिखा हुआ बोलती हैं ताकि कोई मिस इंटरप्रिटेशन ना कर सके। ये लंबे समय से उन्होंने रणनीति अपना रखी है। मायावती के बारे में आजकल बहुत सारी बातें होती हैं, डरी हुई हैं वो, या मायावती तो बीजेपी से मिल गई हैं, बीएसपी तो बीजेपी की भी टीम है। मेरी बहुत सारी असहमतियां हैं मायावती की राजनीति के साथ। मसलन सबसे बड़ी असहमति तो यही है कि जो पार्टी आंदोलन से शुरू हुई उसने आंदोलन करना ही छोड़ दिया। मायावती ने सत्ता मिलने के बाद जैसे संघर्ष को तिलांजलि दे दी। एक बड़ा सवाल मायावती पर है, लेकिन वो उतने ही कुशल रणनीतिक हैं, ये मैं बात बार बार कहता रहा। और कई बार वो अपनी बातों में बहुत कुछ संदेश दे जाती हैं, बहुत संकेत कर जाती हैं। अभी 2 दिन पहले जो उन्होंने एक बयान जारी किया एएनआई और पीटीआई को बुला करके, मायावती की आज भी शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता। ये शैली उन्होंने आज भी बरकरार रखी है कि वो किसी बड़े मीडिया हाउस को नहीं बुलाती। न कहीं आपने देखा होगा कि मीडिया के किसी कार्यक्रम में जाए। ये मायावती लंबे समय से छोड़ चुकी हैं। तो इन 2 चैनलों को बुला करके उन्होंने अपनी बात रखी और उसमें उन्होंने ढेर सारी बातें की। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद जो नई बननी है उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि हमारा कोई एतराज नहीं है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, धर्मनिरपेक्षता में हमारा पूरा भरोसा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भी उन्होंने टिप्पणी की। जो मायावती अभी तक ये कहती आ रही थी कि बीजेपी और कांग्रेस से उनकी समान दूरी है, वो किसी के साथ शामिल नहीं होंगी, कल उन्होंने एक प्रतिक्रिया में ही सही ऐसी बात कह दी, मुझे लगता है कि उससे दिल्ली दरबार हिल गया होगा। और
जो अभी आशंकित लोग थे उनकी बातें खिल गई होंगी। इंडिया अलायंस उनकी तरफ उम्मीद से देख रहा है, इसमें भी कोई तो राय नहीं है। लेकिन मायावती ने हवाला दिया रामगोपाल यादव के उस वक्तव्य का, जो उन्होंने पूछा कि भाई इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है उत्तर प्रदेश में और उनके सहयोगी हैं, लेकिन आप बैकडोर से मायावती से बात कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। मायावती ने इसका जवाब बाकायदा नाम लेकर कहा पार्टी का। समाजवादी पार्टी ऐसे राजनीतिक दल के बारे में क्यों बात कर रही है जो उसमें शामिल भी नहीं है, तो आप हमको क्यों लेके आ रहे हैं। इसी में उनकी महत्ता भी शामिल है कि अगर कांग्रेस को यह कहा जा रहा है कि आप बैकडोर से क्यों बात कर रहे हैं, कहीं समाजवादी पार्टी की बेचैनी भी हो सकती है। लेकिन अब बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चल रही है, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं पुख्ता तौर पर उसके बारे में नहीं कह सकता कि असल में रामगोपाल यादव ने क्यों ये बात कही और किसके इशारे पर कही वगैरह वगैरह। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये काम कर रही है, मैं उसके बारे में बता देता हूं। हालांकि मेरी कोई गारंटी नहीं है कि वो सही है कि नहीं है। कि साहब ऊपर से निर्देश मिल रहा है कि सपा और बासपा अलग अलग चुनाव लड़े, वो एक नहीं हो, वरना ईडी सीबीआई के लिए तैयार रहें आप। तो आप अगर चैन से रहना चाहते हैं, ईडी का सामना नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोग अलग अलग लड़ें। क्या ये बात रामगोपाल यादव ने इसलिए कही थी? खैर, मैं इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाता हूं। लेकिन रामगोपाल यादव के मैं इस बयान को एक दूसरे संदर्भ में लेता हूं, जो मेरा जिससे जुड़ाव है, जिसके बारे में मैं जानता हूं। अचानक जो तलखियां हैं समाजवादी पार्टी की, उसके पीछे की एक पृष्ठभूमि है। और आपको याद होगा कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव आने वाला था, उस समय अखिलेश यादव अचानक बहुत उत्साहित होकर के बयान देते थे और बार बार बयान देते थे कि वो बीएसपी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं और किसी भी कीमत पर वो जाने के लिए तैयार हैं, कुछ भी कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं। जब वो ये बात कह रहे थे तो मैंने समाजवादी पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं से पूछा था कि भाई अखिलेश यादव ये बात क्यों कह रहे हैं। ये मैंने ऑफ द रिकॉर्ड उनसे पूछा था। मैंने उनको ये सलाह भी दी थी कि ये बात वो नहीं करें, बल्कि जो आप लोग हैं वो करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मायावती की राजनीति को अखिलेश यादव जानते नहीं है ठीक से। हालांकि वो प्रवक्ता है, उनकी क्या हैसियत है कि वो अखिलेश यादव को ये सब बताएंगे। और हुआ यही कि जब मायावती ने हाथ बढ़ाया अखिलेश यादव के उस पूरे भाव पर, और अखिलेश यादव गए, उनके घर गए, उनका सम्मान किया, फिर मायावती ने भी दिल खोल करके वो जो मुकदमे थे उनको वापस लिया, तो ऐसा नहीं है कि मायावती की तरफ से वो ईमानदारी नहीं दिखाई पड़ रही थी। डिंपल यादव ने मंच पर पैर छुए मायावती के, वो सम्मान प्रदर्शित किया, तो दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं चल रही थी। लेकिन राजनीति एक ऐसी विषाद है कि जिस पर दोस्त और दुश्मन में कोई फर्क नहीं किया जाता है। जब टिकट बंटवारे को, सीट शेयरिंग को लेकर के बात हुई, तो मायावती ने दिल्ली ही बुलाया अखिलेश यादव को और उन्होंने अखिलेश यादव को वो लिस्ट थमा दी अपने 40 सीटों की, और कहा कि इसके अलावा बाकी आप लड़ लीजिए। और मैं बहुत पुख्ता तौर पर ये बात कह रहा हूं क्योंकि उस मीटिंग में जो लोग शामिल थे उन्होंने उसी समय मुझे फोन करके ही बात बताई थी। अखिलेश यादव झल्लाते हुए बाहर निकले और उन्होंने अपने सिपाही सालारों से कहा कि ये तो बड़ी गलती हो गई है, लेकिन आगे अब हम ऐसा नहीं करेंगे। तो उन 40 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा जो मायावती ने उनको दी थी, और जिसमें अधिकांश सीटें ऐसी थी जो मुश्किल सीटें थी, एक तरह से शहरी सीटें जैसे बीजेपी की मानी जाती हैं। कई ऐसी सीटें थी आसान जहां पे बीएसपी का कैंडिडेट लड़ रहा था, तो नतीजा जो आया वो 10 सीटों पर बीएसपी चुनाव जीती, 5 सीटों पर अखिलेश यादव विजयी हुए। बाद में मायावती ने यह आरोप लगाते हुए कि सपा का वोट नहीं मिला उनको, उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। अब मैं ये भी नहीं जानता कि वास्तव में वोट मिला था कि नहीं मिला था, तो इसलिए मैं उसके फिर में नहीं पड़ता हूं। लेकिन अखिलेश यादव को वो बात ज्यादा घर कर गई।
और उनको लगा कि बहन जी ने उनके साथ धोखा किया है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि वो मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है, ये तो अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। अखिलेश यादव फिर वो गलती करने जा रहे हैं। अगर रामगोपाल यादव का जो बयान है, मैं अगर उसी के संदर्भ में कहूं, बहुत सारे समाजवादी पार्टी के समर्थक होंगे जो इस बात को लेकर के मुझ पर गुस्सा होंगे, गालियां भी लिखेंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन असल में जो बात मैं तब कह रहा था उनके प्रवक्ताओं से कि अखिलेश यादव को मना करिए कि वो ना कहें, क्योंकि राजनीति में दुश्मन और दोस्त में कोई फर्क नहीं होता है। वो कभी भी कोई भी दुश्मन हो सकता है, कोई भी दोस्त हो सकता है। और कई बार अब ऐसी राजनीति हो रही हो जहां मरने और बचने की केवल बात हो, कि एक तरफ ऐसी सत्ता है जो आपको खत्म करने पर आमादा है, और उस वक्त मतलब जिसको मैं एक मुहावरे में कहूं कि जब बाढ़ आती है तो एक ही बहते हुए किसी सहारे पर वो प्रजातियां भी एक साथ हो जाती हैं जो एक दूसरे की शत्रु होती हैं। तो कोई हर्जा नहीं है, मैं तो सिर्फ राजनीति की बात कर रहा हूं। वो नहीं करना चाहिए, और इस समय जरूरत है, और जरूरत वो क्यों है। और इस बयान में जो मायावती ने आगे जोड़ा, उन्होंने ये कहा कि कोई बात नहीं करनी चाहिए जो उस राजनीतिक गठबंधन में शामिल नहीं है, और फिर उन्होंने उसमें जो वाक्य जोड़ा उससे दिल्ली दरबार की हालत खराब होंगे। गुजराती लोभी हो सकता है कुछ रात सो ना पाई हो कि अब कैसे मैनेज किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी कभी भी काम आ सकता है, कब क्या जरूरत पड़ जाए, किसकी जरूरत पड़ जाए, इसलिए ऐसा कहना ठीक नहीं है। ये वही संकेत है जिसके बारे में मैं पिछले साल भर से कह रहा हूं कि मायावती विपक्षी एकता में आएंगी। जब इंडिया अलायंस बन गया तब भी मैं कह रहा था कि इंडिया अलायंस में वो देर सवेर आएंगी, और उस वक्त तो जरूर आएंगी जब आचार संहिता लग जाएगी। और इस संकेत को अगर इंडिया अलायंस पढ़ रहा होगा तो वो समझ सकता है। और मायावती को लाने के एक दो और कारण मौजूद हैं। एक तो सोनिया गांधी और दूसरे नीतीश कुमार, जो उनकी महत्ता को भी जानते हैं और उनको लाने का प्रभाव भी डाल सकते हैं। सोनिया गांधी वो है जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले मायावती को जो सम्मान दिया था बेंगलुरु के मंच पर, बहुत स्नेह दिया था उनके सिर को अपने कंधे पर लेकर के और आगे करके। मायावती वो शख्सियत नहीं है। जब अमेरिका में ओबामा राष्ट्रपति बने थे उसी समय ये बात उठने लगी थी कि अब अमेरिका में जब राष्ट्रपति ब्लैक हो गया तो क्या भारत में भी एक दलित पीएम होगा। और उस समय मायावती का नाम बड़ा सुर्खियों में था। मायावती ने वो बाजी खुद से हार दी। मैं अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा। आज अगर खड़गे जी का नाम आ रहा है, नाम तो मायावती का होना चाहिए था, लेकिन ये दाव उन्होंने खुद खो दिया। तो मायावती ने ये जो संकेत दिया कि कोई भी कभी भी काम आ सकता है, उससे बीजेपी की चूल्हें हिल गई होंगी। क्योंकि अगर बीएसपी गठबंधन में आती है तो उसके अगर आप अंकगणित को ही देखें, लोकसभा में 49.98% वोट मिला था बीजेपी को, और सपा और बासपा एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी, तब भी 11% वोट उसका कम था। दोनों का वोट उससे कम था। कांग्रेस को भी अगर इसमें हम जोड़ दें तो भी 5% कम रह जाता है। लेकिन अब ये 5 साल गुजर गए हैं, इनके अपने मायने हैं। इससे ये 5% की भरपाई हो सकती है। यानी मायावती अगर इस गठबंधन में साथ आ जाती हैं तो बीजेपी को 64 से कम 20 सीटें कम करने में कामयाब हो सकता है एनडीए। अगर आप थोड़ा सा और देखें, जो विधानसभा का वोट शेयर है 2022 का, तो उसमें बीजेपी को जो वोट मिला, उस वोट के बाद
43.8% बीजेपी का है, तो समाजवादी पार्टी का 36.6% है, और बीएसपी उस समय भी 12.9%, यानी करीब करीब 13% थी पिछले विधानसभा में, एक सीट ही थी। कांग्रेस को तो बहुत कम वोट मिला था, 2.33, और उसके कारण दूसरे थे। इसको कांग्रेस के जनाधार के रूप में ना देखा जाए, दरअसल एक तरफा एंटी वोट जा रहा था बीजेपी का। तो बीएसपी के पास अभी भी 13% वोट है, और अगर ये वोट जुड़ता है इंडिया अलायंस के साथ और माहौल बनेगा मायावती के आने के बाद, और मायावती पर हमला करने की हिम्मत में आज भी किसी की नहीं समझता। अब आप इसे मेरा बड़बोलापन कहें, जो भी कहें, लेकिन मायावती की आज भी वही हैसियत है। भले ही उनके प्रति लोगों का विश्वास कम हुआ है, लेकिन कद उनका अभी भी बरकरार है। भले ही राजनीतिक हैसियत उनकी कम हुई हो, लेकिन एक भाव का जो लेवल होता है, मायावती अगर आज भी सड़क पर आती हैं तो अच्छों को हिम्मत नहीं होगी कि वो लोगों को संभाल पाए। ये असर जो होगा वो बीजेपी के चूल्हे हिलाने के लिए पर्याप्त होगा, और इसीलिए मुश्किल में है बीजेपी कि कहीं बीएसपी इंडिया अलायंस के साथ ना आ जाए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।